नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के EVS पेडागोजी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिना समय गवाए हुए दोस्तों, समय सबका बहुमूल्य है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उत्तर बताते रहिए। किस विधि द्वारा बच्चों को पर्यावरण के बारे में सबसे प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है? व्याख्यान विधि के द्वारा, परियोजना विधि के द्वारा, पारंपरिक विधि के द्वारा या पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे को पर्यावरण अगर सिखाना है तो बच्चे को पर्यावरण के वास्तविक जीवन के बारे में जो है उसको उन गतिविधियों के माध्यम से हमें सिखाना होगा। तो अगर बच्चा स्वयं से करे तो सबसे बेहतर। और प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि यही तो कहती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो अध्ययन में बच्चों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका? कहानी सुनाना, शैक्षिक यात्रा कराना, व्याख्या देना, किताब पढ़ाना। ये क्वेश्चन भी आपका पहले क्वेश्चन जैसा ही है, जहाँ पर हम लोग किसका वास्तविकता का अनुभव करेंगे, वही हमारा जो उत्तर है वो बेहतर होगा पर्यावरण अध्ययन में। शैक्षिक यात्रा में हम क्या करते हैं, वास्तविकता का अनुभव करते हैं। हम कहीं पर जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो आपकी शैक्षिक यात्रा। बी ऑप्शन को यहाँ पर भी हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका उत्तर तुरंत कमेंट सेक्शन में छापिए। बताइए तुरंत इसका उत्तर। पर्यावरण अध्ययन में कौन सी विधि छात्र की आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है? छात्र क्या करेगा, अपने विचारों को, उनके दृष्टिकोणों को सोचेगा, उन्हें अभिव्यक्त करेगा। तो क्या समूह चर्चा में होगा, व्याख्यान में होगा, रटने की विधि, व्याख्यान करना, ये दोनों कट जाएंगे आपके पहले ही। समूह चर्चा या कहानी सुनाना। तो जब बच्चे समूह चर्चा में अपने कार्य को करेंगे तो उनके विचार भी उत्पन्न होंगे, नई सोच भी उत्पन्न होगी, और हो सकता है कहानी हो जो रटी रटाई हो। तो यहाँ पर क्या होगा, समूह में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो ये आपकी आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेगा। ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों के पर्यावरणीय अध्ययन को समझने के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन विधि प्रभावी होती है? पर्यावरणीय अध्ययन को समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचे और पर्यावरण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उसको मौका मिले, तो ऐसी चीज़ कहाँ पर आपकी परियोजना विधि में मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण विषयक दृष्टिकोण, या हम कहेंगे एकीकृत दृष्टिकोण, या कहेंगे बहुविषयक दृष्टिकोण, या विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक। विशुद्ध यानी कि शुद्ध नहीं, गलत काट दो भैया। विषयक दृष्टिकोण, बहुविषयक दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण? तो आपका विषयक दृष्टिकोण नहीं होगा, बहुविषयक दृष्टिकोण नहीं होगा, एकीकृत दृष्टिकोण होगा, जिसमें विभिन्न विषयों के बीच में क्या निकाला जाएगा, संबंध निकाला जाएगा, जिससे छात्र क्या करेंगे, समग्र रूप से समझ को प्राप्त कर सकेंगे। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा को छात्रों को किस प्रकार से सिखाया जाता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, व्यवहारिक परियोजनाएं, कक्षा में व्याख्यान या परीक्षा प्रश्न? जब हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणाओं की, तो कहते हैं व्यवहारिक परियोजनाओं से सतत विकास के सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम व्यवहारिक परियोजनाओं को
लागू करेंगे तो बच्चे के सतत विकास को बेहतर करेंगे और उसको हम लोग जीवन में लागू करेंगे। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभव को पाठ्यक्रम में शामिल करना किस सिद्धांत पर आधारित है? वास्तविक जीवन के पाठ्यक्रम को क्या करना है कि पाठ्यक्रम में शामिल करना है। ये किस सिद्धांत पर, ये कि शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुशासनात्मक, अनुभवात्मक, औपचारिक या व्यवहारिक? जब हम बात करते हैं बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, किससे? बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, तो वो शिक्षा जो है वो सबसे प्रभावी होती है। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में समस्या आधारित अधिगम किसे बढ़ावा देता है? समस्या आधारित अधिगम क्या रटने को बढ़ावा देता है? नहीं भैया, रटना नहीं। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अनुशासनहीनता तो बिल्कुल कट जाएगा। अनुशासन बनाए रखना है, ना कि अनुशासन का हीन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एकल उत्तर की प्रवृत्ति नहीं, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, समस्या आधारित अधिगम बच्चों को वास्तविक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उसकी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच जो होती है वो विकसित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। बाल केंद्रित शिक्षा का पर्यावरण अध्ययन में क्या महत्व है? शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों की रुचि और अनुभव को ध्यान देना, परीक्षाओं पर जोर देना या निर्धारित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना। देखिए, निर्धारित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना, तो ये भैया आपका कड़ाई से पालन नहीं करना, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। परीक्षाओं पर जोर देना, परीक्षा थोड़ी ना भैया, परीक्षाओं पे हमें जोर नहीं देना है, ठीक है, हम लोग, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। बच्चों की रुचि और अनुभव को ध्यान में देना आपका सही हो जाएगा। शिक्षक पर क्यों ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालक की रुचि, बालक क्या करना चाहता है उसकी रुचि यहाँ पर डिपेंड करेगी। पर्यावरण अध्ययन में स्थान आधारित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण के तथ्यों को रटाना, स्थानीय संदर्भों से जुड़ाव विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सिखाना, वैश्विक मुद्दों पर जोर देना। ये क्या होगा? स्थानीय संदर्भों से जुड़ाव विकसित करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्वतंत्र अन्वेषण का अवसर क्यों दिया जाता है? स्वतंत्र अन्वेषण का अवसर क्यों दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को? जल्दी से बताइए। बच्चों को अनुशासित रखने के लिए, बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, बच्चों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करने के लिए, या शिक्षक के समय की बचत करने के लिए? बच्चा स्वतंत्र अन्वेषण कर रहा है, क्यों आवश्यक है, क्यों आखिरकार उसको ये दिया जाएगा? तो कहेंगे बच्चों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहन देना सबसे बढ़िया होता है। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा खुद से सोचता है, खुद से खोजता है, उसे सीखने का मौका मिलता है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को अच्छे अंक दिलाना नहीं है, ठीक है, अंक दिलाना निगेटिव में जाता है। बच्चों की समझ और कौशल का मूल्यांकन, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये देखिए ये भी आपका निगेटिव चला गया। शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करना, शिक्षक के प्रदर्शन का, फिर मैंने बताया कि शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन क्यों ही करना हमें, क्या होगा? बच्चों की समझ और कौशल का मूल्यांकन करना। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आधारभूत ज्ञान सिद्धांत, आधारभूत ज्ञान का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में कैसे लागू होता है? नए ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। केवल देखो ऐसे ही कट गया, आगे पढ़े में ना करो, बिल्कुल ना पढ़ो, केवल किताबों से ज्ञान काट दो ऐसे ही। सभी छात्रों के समान ज्ञान आवश्यक है। बताइए पहला या चौथा? 13 में जल्दी से बताइए, पहला या चौथा? नए ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। जो नए ज्ञान का निर्माण हो, जो हमारे पास पहले ज्ञान हो उस पर आधारित हो। ए फॉर अमेरिका इज़ द राइट आंसर। सभी छात्रों के लिए समान ज्ञान की आवश्यकता, ऐसा नहीं होता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बहुसंवेदी दृष्टिकोण क्या है? बहुसंवेदी दृष्टिकोण जहाँ पर बच्चा
अपनी सेंसरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा हो, अपनी संवेदनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा हो, वही आपका बहुसंवेदी दृष्टिकोण। जहाँ पर बच्चा विजुअल का भी प्रयोग करे, ऑडिटरी का भी प्रयोग करे, कैनेस्थेटिक का भी प्रयोग करे, टैक्टाइल का भी प्रयोग करे, स्पर्श करके कह सकते हैं, दृष्टि के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, इन सभी का प्रयोग करे, तो भैया बी ऑप्शन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लॉक करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँचते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अवधारणाओं को सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन विधि। पर्यावरण अवधारणाओं को अगर हमें सिखाना है, पहला क्वेश्चन भी आपने लगभग इन्हीं चीज़ों पर आधारित देखा कि बच्चा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करेगा, बच्चा स्वयं से सीखेगा, तो पर्यावरण कार्य आधारित मूल्यांकन होगा, तभी सीख पाएगा। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले या भूमिका निभाने की विधि क्या है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को सक्रिय रूप से संलग्न करना और अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करना, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, शिक्षक के लिए काम आसान बनाना। रोल प्ले का मतलब ही होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से, वहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका निभाना, यानी कि बच्चा सक्रिय रूप से भूमिका को निभाए, बच्चा सक्रिय रूप से भूमिका को निभाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संलग्न, सक्रिय रूप से और अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्वयं अन्वेषण के माध्यम से सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है? पाठ्य पुस्तकें रटना कट जाएगा, उन्हें स्वयं से प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना, ये हो सकता है आपका। केवल शिक्षक, ये भी आपका। लिखित परीक्षा, ये भी आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग उत्तरों को छाट सकते हैं। निगेटिव वर्ड हमको पता होने चाहिए और पॉजिटिव वर्ड हमें पता होने चाहिए। अगर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हमें पता हैं तो हम काफ़ी सारे उत्तरों को ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा में पर्यावरणीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? गाना गाना, शिक्षण कार्य का उपयोग, मॉडल या चार्ट बनाना, कक्षा में मौखिक चर्चा। देखिए, जब भी पर्यावरणीय अवधारणाओं को कक्षा के अंदर बताया जाएगा तो किसी मॉडल के द्वारा, मान लो अगर हम बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, पेड़ के बारे में बच्चे को बता रहे हैं, तो अगर हमने मान लो मॉडल बना दिया कि ये देखो भाई ये पेड़ है आपका, ये पेड़ है, इसमें ये पत्तियाँ होती हैं, ये जड़ें होती हैं, है ना, इसमें जो सूर्य की किरण, ये सूर्य बना दिया अपना, सूर्य की किरणें जो हैं, ये मॉडल और चार्ट बना देंगे तो सबसे बढ़िया पर्यावरणीय अवधारणा बच्चा समझ पाएगा। सी फॉर कैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सह अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन में? कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या उद्देश्य है? छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देना, छात्रों को समूह में मिलकर कार्य करने और साझा रूप सीखने का अवसर देना। केवल छात्रों को, ये केवल कट जाएगा, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कार्य देना, ऐसा नहीं भी है, व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं देना है, हमें क्या करना है, छात्रों को समूह में मिलाकर के कार्य करना है, तभी कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ही होता है कि बच्चा एक दूसरे के साथ मिल कर के कार्य करे और क्या होगा, समस्या का समाधान विकसित करे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, किस अधिगम सिद्धांत के तहत छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में इससे आधारित करा दिए हैं। देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना, तो हमने आपको बताया था परियोजना आधारित अधिगम, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पूरा मैं ओपन किए दे रहा हूँ अच्छे से, पर्यावरण अध्ययन में प्रकृति से सीखने का मुख्य लाभ क्या है? पर्यावरणीय तथ्यों का अधिक स्मरण होना, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का विकास, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों का कक्षा में ध्यान केंद्रित रखना। तो आप देख सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान और समझ का विकास, बी ऑप्शन आप सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों।